हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह। आज मैं फिर सी टेट का पेपर लाकर हाजिर हुआ हूँ। आज हम सी टेट का पेपर 2 का पहला पेपर देखेंगे, जो कि 2012 जनवरी में हुआ था। और इससे पहले आपको पेपर 1 का 2011 और 2012 का CDP सेक्शन चैनल पर मिल गया होगा। उसे देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में सी टेट प्रीवियस ईयर की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर CDP सेक्शन को देखना है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए इस पेपर को हम देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने की संवृद्धता कर सकता है। सीधी सीधी बात है, हम इसको टैग वर्ड्स के द्वारा या ऑप्शन को काटने वाली विधि के द्वारा देखेंगे, क्योंकि आंसर तो आपको इसमें नीचे दिखी जाएंगी। और आंसर का पाना या क्वेश्चन पेपर को, जो ओल्ड पेपर जो होते हैं, उसे सॉल्व करने की एक ट्रिक होती है। क्योंकि हमें जो पेपर ओल्ड पेपर होते हैं, हम वो इसलिए करते हैं जिससे हमें उसका पैटर्न पता चल जाए। क्योंकि रिपीट क्वेश्चन होना और प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनसे हमें पैटर्न का पता चलना या किस तरह से पेपर सॉल्व करना है जो आने वाला है वो पता चलता है। तो इसमें हम ऑप्शन को काटते हुए चलेंगे। सबसे नीचे से ऑप्शन काटेंगे, विद्यार्थियों में बहुत सी उचित उपेक्षा रखना। उचित उपेक्षा रखने वाली बात है कि बच्चे से ही सारी उपेक्षा रख देना, तो ये कहीं ना कहीं ऑप्शन कट जाएगा। फिर है उपेक्षा ना रखना, ना की बात हो गई तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। और उपेक्षा एक रूप स्तर में रखना, एक ही रूप के स्तर में रखना, ये तीनों ऑप्शन कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं या गलत संदेश दे रहे हैं। और पहला ऑप्शन को पढ़ते हैं हम, विद्यार्थियों के वास्तविक उपेक्षाएं रखना। वास्तविक उपेक्षा, जो उसकी उपेक्षाएं हैं उसे ही रखना, विद्यार्थी से वास्तविक उपेक्षाएं रखना। तो इसका आंसर क्या होगा? अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार सीखने की बात कर रहा है, जो विद्यार्थियों से वास्तविक उपेक्षाएं रखना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विकास शुरू होता है। विकास कब से शुरू होता है? विकास बच्चे के जन्म से शुरू होता है या जन्म से पूर्व। बहुत से ही कहते हैं उसके जन्म से शुरू होता है, पर जब एक जो बच्चा होता है, जब माँ के अंश मतलब माँ के गर्भ में उसका अंश बनता है, तब से ही उसकी विकास की दर शुरू हो जाती है और मृत्यु तक चलती रहती है। यानी बर्थ टू डेथ तक उसके विकास की दर चलती रहती है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जहाँ पर भी आपको विकास की बात या विकास का क्वेश्चन आए तो ये समझिए, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसलिए विकास की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तर बाल अवस्था होगा नहीं कभी भी, शैशव अवस्था भी नहीं होगा, पूर्व बाल अवस्था नहीं होगा। बाल अवस्था तो आपको पता ही है, बाल अवस्था किसे कहते हैं। तो ये विकास जब हम ये कह रहे हैं शुरू से चल रहा है, तो शैशव अवस्था भी नहीं होगा। तो पूर्वस्वर अवस्था, परस्वर पूर्व अवस्था, तो ये कौन सी अवस्था होगी? जब बच्चा भ्रूण या अंश में होता है माँ के गर्भ से। सीधे सीधे इसका मतलब है, जब माँ के गर्भ में होता है, वो जन्म से पहले जब माँ के गर्भ में होता है, तब से उसका विकास शुरू हो जाता है। या फिर आपको ये एक और ऑप्शन मिलेगा, इसकी जगह अगर रिप्लेस करके अगर ये मिले माँ के गर्भ से, तो वो भी यही मतलब होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बहुविधि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिज और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योजना डैश कहलाती है। आपने ये देखा होगा कि ये किस चीज़ की बात कर रहा है? पशु वो की बात कर, खनिज की बात कर रहा है और वर्गीकरण, पौधों के वर्गीकरण की, इन तीनों के वर्गीकरण की बात कर रहा है। तो हम अब ऑप्शन क्या काटेंगे? तार्किक गणित,
रीजनिंग में पूछ रहा है तो रीजनिंग में पूछता तो पशुओं के क्या नाम, अगर रीजनिंग से चले तो एक चीज होनी चाहिए थी, पशु पशु के बारे में होता है। तो अगर हम रीजनिंग की तरह भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो रीजनिंग की तरह भी क्वेश्चन नहीं होगा। फिर दूसरा है प्राकृतिक, इसे अभी छोड़ देंगे। भाषा में कहीं भी इस तरह की बात नहीं होती, और अगर होती भी है तो वो छोटे बच्चे, फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चों के लिए होती है। नेक्स्ट हम देखें स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि की कोई बात दिख ही नहीं रही, तो आखिरी ऑप्शन क्या बचा, प्राकृतिक बुद्धि। अब प्राकृतिक बुद्धि इसका क्यों आंसर है? प्राकृतिक बुद्धि आप ये देखिए, बात किसकी हो रही है, पशु। पशु कहाँ मिलते हैं, प्रकृति में। खनिज कहाँ मिलते हैं, प्रकृति में। पौधे कहाँ मिलते हैं, प्रकृति में। तो उन तीनों की जो प्रकृति है वो प्रकृति या एक प्रकृति का रूप है। ये तीनों जो है एक प्रकृति का रूप है, और वो क्या कह रहा है, फिर उसको वर्गीकरण करने के लिए कह रहा है। तो ये किसका होगा उदाहरण, प्राकृतिक बुद्धि का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोगों की प्रतिभा संपन्न होती है, बहुत कम व्यक्ति मंदबुद्धि के होते हैं। यह कथन के प्रतिस्थापन सिद्धांत पर आधारित है। सीधा इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब क्वेश्चन का कहना है ये, बहुत से बच्चे या बहुत से व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत मंदबुद्धि होते हैं, फिर नॉर्मल होते हैं, बहुत स्लो लर्नर या इस तरह होते हैं। तो ये कथन के स्थापना सिद्धांत के बारे में के बारे में कह रहा है। तो ये किसकी बात कर रहा है, वृद्धि की तो बात होगी नहीं, लैंगिक विभिन्नता की बात नहीं होगी। लैंगिक विभिन्नता में क्या आता है, लड़के और लड़की के बारे में जब भिन्नता होती है तो लैंगिक विभिन्नता होती है। ठीक है, जातीय विभिन्नता, जातीय विभिन्नता कैसे होगी कि जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट की है, इस तरह की जो जातियों में विभाजित करा जाता है व्यक्ति को, तो जाति विविधता होगी। तो वृद्धि हो नहीं रही, विभिन्न जातीय विविधता हो नहीं रही, लैंगिक विविधता हो नहीं रही, तो बुद्धियों का वितरण हो रहा है। क्योंकि वितरण कहाँ से हो रहा है, ये मंद बुद्धि की बात कर रहा है, जड़ बुद्धि की बात कर रहा है, मंद बुद्धि की बात कर रहा है, और नॉर्मल बुद्धि की बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि का वितरण। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्राणी या विद्यार्थी जो छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। सीधा ये कहना चाह रहा है, जो एक लर्निंग है, सहयोग मतलब जैसे कोई आपका भाई होगा, वो आपसे बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो वो छोटे की मदद करेगा, मतलब आपकी मदद करेगा। तो उस मदद से क्या होगा, या क्या उसे किस तरह का लगेगा, ये कहना चाह रहा है सहयोगी अधिगम के बारे में, कि जो सहयोग करेगा आपका तो उससे क्या होगा, गहन प्रतियोगिता होगी, नहीं। नैतिक विकास होगा, नैतिक विकास होगा, पर उच्च नैतिक विकास नहीं। नेक्स्ट देखेंगे हम, समूह में दृढ़, समूह की बात तो हो ही नहीं, क्योंकि समूह का मतलब ये होता है जब एक व्यक्ति के साथ 2 या 2 से 3 व्यक्ति एक साथ जुट के किसी काम को करते हैं, तो वह समूह कार्य, समूह विभिन्नता या सामूहिक कार्य में आता है। तो अगला ऑप्शन बचा लास्ट, डी, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान का विकास होगा। जब वो, जैसे आपका भाई है, आपकी मदद करेगा तो उसे लगेगा कि हाँ, मैंने अपने छोटे भाई की मदद करी, उसका आत्मसम्मान होगा, उसकी उच्च उपलब्धि होगी कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ या कर पा रहा हूँ। तो इसका 5वें का आंसर क्या होगा, चौथा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6।
जब पूर्व का अधिगम नई स्थिति के सीखने को बिल्कुल प्रभावित ना करता हो। एक चीज़ का ध्यान रखें, सीटेट में नहीं वाले क्वेश्चन ही बच्चों के जो आंसर हैं या को एक नंबर नहीं ला पाते। मतलब ये कहने का है, अगर आप नहीं का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप एक नंबर यहाँ पे खो देंगे और आप फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे एक एक नंबर से सीटेट में रहते हैं। किसी के 80, 81 इस तरह के नंबर रह जाते हैं और वो एक एक नंबर से बच्चे रह जाते हैं। तो क्या कह रहा है, हम पहले ही से अंडरलाइन कर लेंगे, नहीं नहीं की बात करिए। तो नहीं की बात करिए तो अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण, सकारात्मक, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण भी होता है, सकारात्मक भी होता है। अधिगम का निष्पेक्ष स्थानांतरण, ये तीनों होते हैं और ये इम्पोर्टेंट। अभी क्या पूछा है, नहीं, तो नहीं में क्या होगा, शून्य, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चिंतन अनिवार्य रूप से एक है। चिंतन जब करेगा वो किससे करेगा, भावनात्मक रूप से नहीं करेगा, मनोवैज्ञानिक रूप से नहीं करेगा, मनोगतिक प्रक्रिया से नहीं करेगा। तो चिंतन जब करेगा किससे करेगा, संज्ञानात्मक रूप से करेगा। संज्ञान जब होगा उसे तभी तो वो चिंता करेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे सामान्यता सीखते हैं। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है सीटेट का। सीटेट जो पेपर है वो बाल केंद्रित पर ही सबसे ज़्यादा जोर देता है। और आज की जो पद्धति है, आज का जो क्लासरूम है, आज का जो स्कूल है, वो कहीं ना कहीं बाल केंद्रित है। और बाल केंद्रित जो चाइल्ड सेंटर्ड स्कूल ही मेन एक मोटिव है या मेन इम्पोर्टेंस है आज की लिए या आज के टीचर के लिए। क्योंकि चाइल्ड सेंटर पहले जो होता था वो टीचर सेंटर होता था। टीचर सेंटर होता था तो टीचर सेंटर में बच्चे को केंद्र में नहीं रखा जाता था। आज बाल केंद्रित है तो बच्चा ही सब कुछ है, बच्चे को ही सब कुछ हमें सिखाना है, उसी को के ऊपर व्यवस्था चलानी है, उसी के ऊपर क्लास चलानी है, उसी के ऊपर सब कुछ उसका ही देखना है। हमें उसे किस तरह से सिखाना है, किस तरह से इम्प्रूव करना है। तो क्वेश्चन देखेंगे हम। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे को सामान्यता सिखाते हैं। किस तरह सिखाते हैं, सबसे पहले नीचे चलेंगे, हम ऑप्शन काटेंगे। समूह में सिखाएंगे ही सिखाएंगे, चलो, पर यहाँ समूह के साथ साथ और भी बात होनी चाहिए थी। व्यक्तिगत रूप से भी सिखाएंगे हमसे, ठीक है। मुख्य रूप से शिक्षक से, ये कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा। और जो आपने देखा होगा कि तीसरा और चौथा, व्यक्तिगत रूप और समूह, दोनों कहाँ पे आ रहे हैं, पहले ऑप्शन में हमें दोनों चीज़ें मिल रही हैं। तो हम तीसरे और चौथे के साथ ना जाते हुए पहले के ऑप्शन के साथ जाएंगे। पहला ऑप्शन क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों। क्योंकि जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसमें बच्चे जो 30-40 बच्चे होते हैं उन्हें एक साथ हमें जोड़ के समूह की भावना और व्यक्तिगत रूप से हमें जोड़ के उस कक्षा को इस तरह नियंत्रण करना है जिससे एक बच्चे के साथ साथ सभी बच्चे जुड़े रहें और वो कहीं ना कहीं सामूहिक रूप से भी जुड़े, मानसिक रूप से भी जुड़े और एक समाज का, अच्छे समाज का, एक अच्छे व्यक्तित्व का, एक अच्छे चरित्र का निर्माण हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, पहला। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाती है। क्या कहलाती है, समावेशी कहलाती है। सीधा सीधा इसका आंसर होगा समावेशी। समावेशी है, समावेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करता है कि वह एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान दूसरे विषय
के क्षेत्र से जोड़े। मतलब ये है, ये एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को टीचर इस तरह पढ़ाता है कि वो उसका दूसरे सब्जेक्ट में भी काम आए। मतलब आपने देखा होगा, आपने साइंस पढ़ी, साइंस में नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल एनर्जी को पढ़ेंगे, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जाओं को पढ़ेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको एसएसटी में मिलेगी। और जब आपने वो साइंस में सीख ली तो एसएसटी में भी उसका रोल आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कह रहा है। अब वो इस क्वेश्चन को जब कह रहा है तो इसको हम को पता है क्या कहते हैं, सहसंबंध कहते हैं। और सहसंबंध आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? सीधे सीधे आपको ऑप्शन में दिख रहा है सेकंड में। अगर काटना भी हो तो कैसे काटेंगे? पुनर्बलन तो होगा नहीं, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता होगी नहीं। व्यक्तिगत भिन्नता होती है जब किसी दो भिन्नताओं को करा जाता है, व्यक्तिगत की भिन्नता। शिक्षार्थी की ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या? ज्ञान के सह संबंधित और अंतरण। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सृजनात्मकता मुख्य रूप से, क्वेश्चन नंबर 11 देखें, सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? अपसारी चिंतन से संबंधित होती है। इसका आंसर होगा अपसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी के डैश के से अभिप्रेरित है। किससे अभिप्रेरित है? व्यक्तिगत से नहीं होगा, आंतरिक से नहीं होगा, अनुभविक से नहीं होगा। किससे होगा? उसके बाह्य कारण से होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहा है और प्रिपरेशन करने के साथ साथ वो कठिन परिश्रम कर रहा है और उसे चाहिए कि वो उससे मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाए। तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, व्यवहार का करना पक्ष में आता है। व्यवहार का करना पक्ष में आता है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बात कही? व्यवहार की गति क्षेत्र में, सीखने की गति क्षेत्र में जो है वो व्यवहार का करना पक्ष में आता है, क्योंकि भावनात्मक नहीं होगा, संज्ञानात्मक नहीं होगा, मनोवैज्ञानिक नहीं होगा। व्यवहार का गति क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, विज्ञान और कला प्रदर्शनी, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यार्थी पत्रिकाएं डैश के लिए निकाली जाती। सीधे सीधे एक ये क्वेश्चन आता ही या बहुत बार जाता रही स्कूल के बारे में, आपको पेपर 2 में मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि स्कूल की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं एक इस तरह का क्वेश्चन आपको था प्रीवियस ईयर के पेपर में कि इससे रिलेटेड ही था वो, कि जो विद्यालय पत्रिका छापता है वो किस लिए छापता है? अभिभावक को खुश करने के लिए, इस तरह का। उसमें भी इस तरह की चीज़ें ही थी, ऑप्शन इसी तरह के थे, पर उसमें पत्रिका की बात थी, इसमें सारी चीज़ों की बात है। तो जो आपने देखा होगा, जो वैज्ञानिक प्रदर्शनी होती हैं, कला प्रदर्शनी होती हैं, संगीत प्रस्तुतिकरण होता है, नृत्य होता है, विद्यालय की पत्रिका होती है, वो बच्चे का कहीं ना कहीं विकास करने के लिए होता है, उसे क्रिएटिव बनाने के लिए होता है। जब बच्चा इन सब चीज़ों में भाग लेगा तो वो क्रिएटिव होगा, और क्रिएटिव होगा तो उसकी एबिलिटी वर्क करेंगी, एबिलिटी बढ़ेगी। तो जो उसके सृजनात्मकता के मार्ग में जो मुख्य भूमिका होती है वो इन सब चीज़ों में, अगर आप देखेंगे जो विज्ञान प्रदर्शनी में जाएगा, कला प्रदर्शनी में अपना भाग योगदान देगा, संगीत में अपना योगदान देगा, नृत्य में अपना योगदान देगा, वो कितना क्रिएटिव होगा बच्चा। जो विद्यालय पत्रिका में अपनी कविता देगा, वो कहीं ना कहीं से तो उससे सीखा होगा, उसने उस कविता को निर्माण किया होगा स्वयं, तो क्रिएटिव होगा वो। और क्रिएटिव वाला ऑप्शन हमें कौन सा दिखा रहा है?
सबसे पहला, अगर ऑप्शन काटें तो अभिभावक को संतुष्ट करके क्या करना है कि बच्चे का नाम आया? नहीं। विद्यालय का नाम रोशन करने के और भी साधन है, तो ये नहीं होगा। विद्यालय में विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षण करने के लिए, वो जब अन्य कारण जैसे वोकेशनल एजुकेशन है वो उससे पूरा होता है। तो बचा क्या ऑप्शन? शिक्षार्थियों के सृजनात्मक मार्ग में उपलब्ध कराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम। एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को के अनेक तरीके से सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखता है। समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने की किस आयाम को उजागर करना चाहता है? एक टीचर है, वो अपने बच्चों को 40, मान लीजिए 20 बच्चे हैं, और 20 बच्चों में से 5 को कह दिया उसने समूह गतिविधि करने के लिए, 5 को कह दिया समूह चर्चा करने के लिए, 5 को उसने समूह परियोजना दे दिया, और 5 को भूमिका निर्वाह करने के लिए कह दिया। तो वो क्या करना चाहता है? वो जो 5-5 बच्चों का ग्रुप बनाया है उसने, तो 5-5 बच्चे जब एक साथ मिलके काम करेंगे, अब मैंने आपको पहले भी ऊपर भी ये बताया था, जब एक बच्चे से 2 बच्चा हो जाए या 2 से 3 हो जाए, तो कहीं ना कहीं एक से जब ज़्यादा हो जाते हैं तो वो समूह में आ जाते हैं, या समाज का समूह या समाज। आपको ये 2 चीज़ देखनी है उस टाइम पे, जब एक बच्चे से दूसरा बच्चा मिल जाए, तब समूह या समाज। अब समूह और समाज की बात कहाँ हुई है? पहले ही ऑप्शन में सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम कर रहा है वो, तो सामाजिक और समूह वाली बात इसमें आ गई। मनोरंजन होगा नहीं, मनोरंजन करने के लिए थोड़ी सिखा रहा हो, भाषा निर्देश ये भी नहीं होगा, प्रतियोगिता के लिए नहीं, तो ऑप्शन होगा इसका पहला। और इसे इस तरह भी सोचिए आप, देखिए समूह चर्चा करेगा तो समूह चर्चा क्या होगा? पहला बच्चा दूसरे से समूह करेगा, चर्चा करेगा, दूसरा तीसरे से। जब समूह चर्चा करेगा तो समूह में कहीं ना कहीं एक दूसरे से बात भी होंगी, और वो समाज, एक बच्चा दूसरा बच्चा जो है, तीसरा बच्चा चौथा बच्चा, वो समाज का रूप है और समाज से जुड़ेंगे। उसी तरह समूह परियोजना, एक प्रोजेक्ट दे दिया, 5 बच्चे उसे कर रहे हैं, तो 5 बच्चे मिलजुल के जब करेंगे, एक उसका बोर्ड के काम पे लगा रहेगा, एक उसके क्या नाम उसके पेंटिंग के काम पे लगा रहेगा। इसी तरह जब उस मॉडल को बनाएंगे, परियोजना करेंगे, तो भूमिका निर्वाह, 5 बच्चे जब भूमिका निर्वाह करेंगे, तो इसी तरह वो समूह में या समूह गतिविधि में अधिगम करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। जब एक शिक्षक दृष्टिबाधित छात्र या शिक्षार्थी को कक्षा में अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करता है, ये देखिए आपको एक क्वेश्चन मिल गया जो कि समावेशी शिक्षा का है। समावेशी शिक्षा का आपको क्वेश्चन हर हालत में मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा ही सीटेट का फेवरेट टॉपिक है। समावेशी शिक्षा के बिना पेपर बन नहीं सकता, और समावेशी शिक्षा के बिना आपका क्लास कभी भी चला नहीं सकते। बाल केंद्रित और समावेशी कक्षा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम में कक्षा के लिए। तो आपने भी देखा होगा आजकल जो है वो बच्चे को एक साथ पढ़ाने पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। उसकी अक्षमताओं के कारण उसे अलग स्कूल में या उसे अलग नहीं करा जा रहा, उसके साथ भेदभाव नहीं करा जा रहा। आजकल स्कूलों में रैंप लग गए हैं, जिससे क्या ना, जो बच्चे चल नहीं पाते या व्हील चेयर से आते हैं, वो रैंप के सहारे उस स्कूल या कक्षा में आते हैं। तो इसलिए समावेशी कक्षा का महत्व बहुत है, और समावेशी कक्षा के बारे में ये बात कर रहा है। तो हमको 16 क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन सब पहला, कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो बाधा उत्पन्न करेगा तो समावेशी शिक्षा नहीं होगी, तो पहला एक ऑप्शन कट गया। समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रहा है, ये ठीक है, चलो। सभी शिक्षार्थियों को दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकास
विकसित करने में मदद कर सकता है? नहीं। जब वो बच्चा उनके साथ, जैसे दृष्टिबाधित बच्चा दृष्टिबाधित बच्चा है तो वो कहीं ना कहीं उनके साथ जब रहेगा, तो उनके साथ जब रहे, जब आप देखेंगे दृष्टिबाधित जो बच्चा होगा, जो तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि वो उसमें मदद करेगा उसके सहयोग या सहानुभूति में। तो जब दृष्टिबाधित जो बच्चा है, जैसे कोई दृष्टिबाधित बच्चा है तो वो अपने साथ जो उसके जो क्लासमेट हैं उनके साथ जब रहेगा तो सहानुभूति वर्ड एक भेदभाव वाली पद्धति है। ये सहानुभूति कि क्या नाम, ये देख नहीं सकता तो कहीं ना कहीं उसका काम कर दे, उसके से मदद करें। तो सहानुभूति जब करेगा तो वो समावेशी शिक्षा में नहीं आएगा और उसे भेदभाव उत्पन्न होगा। कहीं ना कहीं वो सोचेगा कि मैं देख नहीं सकता इसलिए ये मेरी मदद कर रहे हैं। दृष्टिबाधित शिक्षक प्रति पर संबंधित तनाव बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा। ये समावेशी कक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा समावेशी शिक्षा की बात कर रहा है और समावेशी शिक्षा में ही इस तरह की बात होती है, तो समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। एक शिक्षक अपने शिक्षण में दृश्य श्रवण सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है। सबसे इम्पोर्टेंट आज के टाइम में ऑडियो विजुअल ऐड हो गए हैं। ऑडियो विजुअल ऐड, स्मार्ट क्लासरूम। स्मार्ट क्लासरूम का जो कॉन्सेप्ट है ऑडियो विजुअल ऐड का है। कहीं ना कहीं चलचित्र जो होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, या फिर एक शॉर्ट जो वीडियो होती है, वो कहीं ना कहीं एक टीचिंग इफेक्टिवनेस का पार्ट माना जाता है। आपने जब माइक्रो टीचिंग करी होगी तो आपने देखा होगा ब्लैक चार्ट पेपर लेके जाते हैं, या आप मॉडल लेके जाते हैं। साइंस वाले बच्चे मॉडल लेके जाते हैं, एसएसटी वाले बच्चे क्या नाम भी मॉडल लेके जाते हैं, ग्लोब लेके जाते हैं। तो वो जो दृश्य सामग्री होती है, ऑडियो विजुअल ऐड होते हैं या ऑडियो ऐड होते हैं, वीडियो ऐड होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बच्चे की जो मानसिक रूप से जो उसकी जो ज्ञान का जो विकास होता है वो बहुत तेजी से होता है। अगर आप देखिए, आप एक बच्चे को वर्बली चीज़ सिखा रहे हैं कि पहाड़ इस तरह का होता है, हिमालय इस तरह का है, इस तरह का है, उसकी ऊंचाई इतनी की है और इतनी है, आप देखिए वो उस चीज़ को सीख नहीं पाएगा। अगर सीख भी लेगा तो एक दो दिन में भूल जाएगा। और अगर आप उस चीज़ को आप बच्चे को ऑडियो विजुअल ऐड के द्वारा सिखाएं, उसका एक वीडियो देखें और वीडियो बच्चे को दिखाएं, वीडियो में उसकी ऊंचाई सब कुछ उसका चित्र दिखाएं, तो वो जो उसके एक कॉन्सेप्ट बनेगा, जो उसका ज्ञान बनेगा, वो जिंदगी भर संभल के रहेगा या उसके साथ रहेगा। क्योंकि जो ऑडियो विजुअल है वो इंद्रिय गाम जो होती है, इंद्रियां, उससे जुड़ा हुआ होता है। और इंद्रियों की बात कहाँ कही गई है? ऑप्शन नंबर डी में। इसमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग हो रहा है, क्योंकि इंद्रियां आँख है, कान है, वो आँख से देख भी रहा है, कान से सुन भी रहा है। आराम करने के लिए नहीं होता, प्रभावी आकलन को सुगम बनाने के लिए, शिक्षार्थी को वैदिक उपलब्धता नहीं, ये सब अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। तो कहीं ना कहीं इंद्रियों का प्रयोग सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट है, कोहलर वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? नैदानिक, नैतिक, यथार्थवादी। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय में मापदंड जो रूल है को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता है। ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है क्लासरूम में कि एक बच्चा है, पहले हम इसका आंसर देखेंगे फिर मैं बताता हूँ। तो ये क्या कह रहा है कि एक बच्चा है और वो जितने भी स्कूल के रूल हैं वो उसको सबको तोड़ता है।
रूल को तोड़ता है, अपने जो क्लासरूम में अपने जो फ्रेंड हैं उनके साथ भी बदतमीजी करता है या क्लासमेटों के साथ, तो जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, किस चीज़ की आवश्यकता है उसे? विद्यार्थी को डैश में सहायता की किस चीज़ की आवश्यकता है? भावनात्मक क्षेत्र में, क्योंकि उसका भावनात्मक क्षेत्र अच्छा नहीं है, तभी तो अपने क्लासरूम में जो उसके दोस्त हैं उनके साथ लड़ रहा है, अपने जो स्कूल के जो रूल हैं उन्हें तोड़ रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं भावनात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है उसे। ये क्वेश्चन एक इस तरह भी पूछा गया है कि एक बच्चा है, वो कहीं ना कहीं कक्षा में लड़ता है और अपने दोस्तों के साथ मारपीट करता है, स्कूलों के नियम को नहीं मानता, तो आप क्या करेंगे? उसके अभिभावक को बुलाएंगे, उसको मार पीट के बाहर भगा देंगे क्लासरूम में, उसे दंड देंगे? तो आपको कुछ नहीं करना। इसका ऑप्शन था उसके कारणों की जानने की चेष्टा करेंगे। जब तक आप कारण नहीं जानेंगे तब तक आप ये नहीं जान सकते कि वो इस तरह के काम कर क्यों रहा है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधि में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त यह डैश में भी सहायता करती है। अब मैंने फिर आपको पहले ही बताया था, जब 1 से 2 की बात होती है तो या तो समाज से होती है रिलेटेड, या सामूहिक क्रिया या सामूहिक गतिविधियों से होती है। और सामूहिक गतिविधि किससे होती है रिलेटेड? सीधी सीधी बात है, सामूहिक गतिविधि समाज से होगी। जहाँ भी सामूहिक सामुदायिक इस तरह की गतिविधियाँ, सामूहिक हो सामुदायिक हो गतिविधि, इस तरह की जो गतिविधि होती हैं वो समाज में ही होती हैं। समाज में एक के अलावा 2 जो बंदे होते हैं वो सामाजिककरण के काम हो। इसका ऑप्शन होगा, क्या होगा? सामाजिकरण। सामूहिक गतिविधि में क्या होगा? सामाजिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। किसकी ओर संकेत करती है? जो समावेशी शिक्षा होती है उसमें बच्चे को, किसी भी तरह का बच्चा हो, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्नता, क्योंकि देखा जो समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया था क्योंकि बच्चे को कहीं ना कहीं जो भेदभाव वाली जो समस्या थी वो हमें क्लासरूम से हटानी थी। और समावेशी शिक्षा का जो फॉर्मूला है वो इसी चीज़ पर महत्वपूर्ण है या उसी चीज़ को लेके चलता है। आपने देखा होगा केवीएस और एनवीएस में बच्चों के ट्रांसफ़र होते हैं या फिर बच्चे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें बच्चे होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चे होते हैं। आपने देखा होगा कि उसने 1st to 5th या उत्तर प्रदेश में करी किसी राज्य में, फिर उसके पापा का या उसके अभिभावक का ट्रांसफ़र हो गया, उसने 6 से 8 कहीं और करी, फिर 9 से 12 उसने कहीं और करी। तो वो जो कॉन्सेप्ट है परिवर्तन हो रहा है उसके साथ, तो उससे क्या नाम, कहीं ना कहीं इस तरह का वातावरण चाहिए जहाँ पर उसे इस तरह का क्लासरूम भी मिल सके। अगर वो उत्तर प्रदेश से केरल में जा रहा है तो केरल में जाके उसके साथ भाषा की भी समस्या होगी, या समावेशी कक्षा में सब चीज़ों का ध्यान रखकर उसका ओवरऑल चीज़ों को देखा जाता है। समावेशी शिक्षा में एक जो नॉर्मल चाइल्ड है और एक जो मंदबुद्धि या कहना किसी विकार से ग्रस्त बच्चा है, उससे दोनों को एक साथ पढ़ाने के लिए प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन देखेंगे हम। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों में के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करता है, नहीं।
पहला ऑप्शन कट जाएगा। केवल बालिका शिक्षक को बढ़ावा देने के लिए नहीं, केवल आ गया इसमें। नेक्स्ट देखेंगे, जो सभी योग बच्चे को शामिल करता, नहीं। अब आंसर बचा डी, ऑप्शन डी बचा, जो उसकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक और अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे और बगैर बच्चों के शामिल करे। इन सब चीज़ों को जो नहीं देखता कि बच्चे में शारीरिक दोष है, बौद्धिक दोष है, सामाजिक है, भाषिक है या अन्य भिन्नता है, वो जो इन सब चीज़ों को नहीं देखेगा वो समावेशी शिक्षा कहलाएगी। उत्तर प्रदेश वाला बच्चा अगर केरल में जाके पढ़े तो उसकी भाषा के ऊपर नहीं देखा जाएगा, तो वो समावेशी शिक्षा नहीं, मतलब अगर उसकी भाषा देखी जाएगी तो समावेशी शिक्षा नहीं है, और अगर नहीं देखी जाएगी तो समावेशी शिक्षा है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 21 का ऑप्शन डी होगा। एक और बात, अगर आपको कभी ये लगे कि मुझे किसी भी क्वेश्चन का नहीं आ रहा, पहले तो मैं ये कहूँगा आप क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह सॉल्व करें, उसे ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन को आपको आंसर मिलेगा। ये यूपी टेट या और अन्य टेटों की तरह नहीं होता, सी टेट, आपको ऑप्शन में ही आंसर मिल जाएंगे और ऑप्शन आंसर मिलेंगे, पर आपको ध्यान से देखना है। पहली बात तो ऑप्शन काटते चल जाना है और काटने के बाद आपको देखना है। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो जो भी आपको सबसे बड़ा आंसर मिले या सबसे बड़ा ऑप्शन मिले उसके साथ जाना है। वो 50-50, जैसे 50-50 या 60 कह लीजिए, वो आंसर मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक तुक्का मारने की विधि है, पर तुक्के से पेपर सॉल्व नहीं होता, पेपर सॉल्व होता है ट्रिक्स से और जो टिप्स होती हैं उससे। और ट्रिक्स और टिप जो वीडियो है हमारी चैनल पर पड़ी हुई है, उससे जाकर देखें, और जो टैग वर्ड्स हैं उसकी वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर, जाकर देखिए आप, नहीं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, उसे जाकर देखिए। उससे आपका पेपर चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा और आपको ये लगेगा कि मैंने बहुत ही अच्छी तरह से पेपर सॉल्व कर लिया है, और जल्दी भी सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 22। निम्न में से कौन सी मुख्य रूप से आनुवांशिक संबंधित कारक है? आनुवांशिक और वातावरण का क्वेश्चन आपको हर हालत में मिलेगा। आनुवांशिक वातावरण हो गया, सामूहिकता हो गई, सामूहिक गतिविधि हो गई, समाज हो गया, एनसीएफ हो गया, ये लर्निंग डिसेबिलिटी हो गई, ये सब सीटेट के फेवरेट विषय हैं। आप इनको हर हालत में देखें और समझें। ये बहुत ही छोटे छोटे विषय हैं जो आपको चुटकियों में 15 से 20 नंबर ऐसे ही दिला देंगे, क्योंकि सीटेट चाहता ही है कि वो उन टीचरों को ले जो टीचर बनने लायक हैं। बीएड लाखों बच्चों ने कर रखी है, पर बीएड में भी उनको चाहिए, वो उन से उम्मीद रखता है जो टीचर बन के बच्चे को संभाल सकें, बच्चे को मारने पीटने वाली पद्धति पर ना चले। तो अब आप क्वेश्चन को देखते हैं। आनुवांशिक रूप से संबंधित है, आनुवांशिक की बात कौन से, पैटर्न की बात नहीं है, सामाजिक गतिविधि तो होगा ही नहीं किसी भी हालत में, और समूह कक्षा वाली बात भी नहीं होगी। तो जो आँख का रंग होता है, आपने देखा होगा आपके पिता जी और माता जी की जो आँखों का रंग होगा वो कहीं ना कहीं आपकी भी आँखों का रंग होगा। तो ये एक आनुवांशिकता का कारण है। तो इसका आंसर क्या होगा? 22 का आंसर होगा ए, आँखों का रंग। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वह प्राय डैश की ओर संकेत करती है। एक टीचर है, टीचर अपने बच्चे के जैसे ए बी सी डी ETC जो बच्चे हैं उनकी जो गलतियां हैं या त्रुटि हैं उनके बारे में एक टीचर देखता है, या उन्हें एक कार्य देता है, ए को एक कार्य
बी को दूसरा कार्य, तीसरा, चौथा, इस तरह कार्य देता है। उन कार्यों का अवलोकन करता है, अवलोकन करके उन त्रुटियों को देखता है और उन त्रुटियों से बच्चे को ये सिखाना चाहता है, उनका उपचार करना चाहता है और उससे उन त्रुटियों से ही उस बच्चे की कमियों का पता चलेगा। फिर उस कमियों के द्वारा उन कमियों को सुधार कर उसे एक अच्छे या उपचार देने का काम करेगा। कमी को जब तक उसकी कमी नहीं पता होगी बच्चे की, तब तक टीचर को ये नहीं पता होगा कि मुझे किस दिशा में कार्य करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? आवश्यक है उपचारात्मक युक्तियों का। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी पढ़ लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। एक लड़की सीमा है और दूसरी लड़की लीना है। जो सीमा है वो जल्दी सीख लेती है और लीना है वो देर से सीखती है। क्यों सीखती है? भाई सीमा में कोई सीखने का गुण ज़्यादा होगा, अलीमा में उस चीज़ का गुण कम होगा। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है व्यक्तिगत भिन्नता की बात बता रहा है। अंतर संबंध होगा नहीं, निरंतरता होगा नहीं, सामान्य से विशिष्ट होगा नहीं। सामान्य से विशिष्ट तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये बात उस तरीके है नहीं। जब भिन्नता हो रही है, भिन्न कि ये उसमें एक गुण है, इसमें एक गुण है, तो भिन्नता हो गई। तो भिन्नता हो गई तो भिन्नता कहाँ हो रही है? पहले ऑप्शन में। और भिन्नता हो गई व्यक्तिगत भिन्नता। पहला ऑप्शन हमारा, हमें आंसर मिल गया क्वेश्चन नंबर 24 का पहला ऑप्शन, व्यक्तिगत भिन्नता। क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। विकास को आकार देते हैं का क्या पूछा है? निम्न में से डैश के अतिरिक्त, अतिरिक्त उसे छोड़कर सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। पृष्ठपोषण और गुणवत्ता, और किसकी बात करें? वातावरण की। संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन। शारीरिक गठन जो होता है कहीं ना कहीं वो वातावरण के विकास में कारीगर है, पर वो जो विकास है वो जैवीय कारक होता है। वातावरणीय कारक जो होते हैं वो उसमें ये ऊपर के 3 आते हैं। क्या होगा? ऊपर के ये 3 आए। तो क्या इसका ऑप्शन 25 का ऑप्शन कौन सा होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 26। श्रवण हास्य के ग्रस्त एक बच्चा कक्षा में किसी सबसे महत्वपूर्ण कुंठा का सामना करता है, या किस समस्या का सामना करता है? ये इतने भारी भरकम शब्द से ना डरें, या सीधे सीधे किससे समस्या का सामना करता है? किस समस्या का सामना करेगा वो सामना करेगा कि जो दूसरे उसके साथ बच्चे हैं, उसके सूचना जो है, जैसे एक बच्चा है, ए बच्चा है, वो सुनने में, श्रवण सुनने में उसे दिक्कत है, या बोलने में दिक्कत है, या किसी भी तरह की जो दिक्कत होगी उस बच्चे को, तो वो आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं अपनी बात को सुन नहीं पाएगा या दूसरों को बता नहीं पाएगा। तो जब श्रवण बात होगी तो कहीं ना कहीं वो दूसरों के साथ संप्रेषण करने में उसे, या सूचनाओं को बांटने में उसे दिक्कत होगी। जब श्रवण बच्चा होगा, जो दिक्कत होगी उसे क्या होगी? वो जो उस तक बात है, जो अपने सहपाठी तक या अपने फ्रेंड तक जो बात है उसे पहुंचाने में, उस जो अपनी सूचना है उसे बांटने में अक्षमता होगी उसे। तो क्या है इसका आंसर? पहला। क्वेश्चन नंबर 24। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्याओं से संबंधित है। 101% डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलेशिया।
इन तीनों को आपको देखना है हर हालत में, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलेशिया। चैनल पर लर्निंग डिसेबिलिटी की वीडियो है, आप उसे देखें और समझें कि ये क्या क्या होती हैं और किस तरह का होती हैं। तो क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 27 डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया आपने देखा होगा, इसमें आ रही लेक्सिया। लेक्सिया किससे संबंधित होगी? पढ़ने से। और एक होती है डिसकैलकुलेशिया। डिसकैलकुलेशिया मैथ से होती है। डिसग्राफिया जिसमें ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ किससे बनाते हैं? हाथ से। तो और हाथ का रोल क्या होता है? क्या हाथ से क्या होगा? लिखावट। हाथ से क्या होती है? लिखना। लिखने की जो जो बच्चा बी को डी लिखता है और डी को बी लिखता है, उससे लिखने की बीमारी हुई। और जो बी को डी पढ़ता है और डी को बी पढ़ता है, सी ये वाला पढ़ता है और ये लिखता है, तो इस तरह की जो बीमारी है, अब इसमें पढ़ने वाली तो बीमारी है डिसलेक्सिया। अगर वो सी, ये वाला सी है, उसे सी पढ़ता है, तो वो कौन सी बीमारी होगी? डिसलेक्सिया। टी ओ टू, और वो ये वाला टू पढ़ता है, तो कहीं ना कहीं उसे डिसलेक्सिया है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी अक्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार परीक्षा ली जाए। नहीं, जब बार बार परीक्षा ली जाएगी तभी उसके साथ क्या नाम हो, क्या पता वो रट के क्या नाम अच्छे अंक ला पा रहा हूँ। जैसे ये पढ़ लिया नदी उसके पार जाने के, ये सारी उसने कविता पढ़ ली, बार बार इसे पढ़ ली, 4-5 बार पढ़ ली, याद हो गया उसे, और उसने परीक्षा में बार बार यही लिख दी, तो इससे थोड़ी जज हो जाएगा कि वो बुद्धिमान बच्चा है या प्रतिभाशाली बच्चा है। नहीं। नेक्स्ट है, वह अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जोड़ता है। ठीक है, कहीं ना कहीं उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाए। नहीं, क्यों? समावेशी कक्षा की बात हो रही है, तो समावेशी कक्षा में अलग नहीं बैठाया जाएगा या अलग नहीं रखा जाएगा। सबसे बेकार जो ऑप्शन है वो निजी कोचिंग कीजिए। जहाँ भी आपको निजी कोचिंग, अगर आप अच्छे टीचर हैं तो अच्छा टीचर कहीं भी निजी कोचिंग की बात नहीं करेगा। वो अपने जो क्लासरूम में ही अपने स्टूडेंट को सब कुछ सिखाने का काम करेगा, और वो क्लास के बाहर भी, मतलब एज ए स्कूल के अंदर वो सब चीज़ अपने बच्चों को सिखा देगा। निजी कोचिंग में वो सिखाते हैं जो कहीं ना कहीं क्लासरूम में उनको बच्चों पर ध्यान नहीं देते, और धन का लालच होता है। जब आप ये सोचिए, जब एक टीचर है वो क्लासरूम में तो अच्छा पढ़ा नहीं रहा और निजी कोचिंग में सही पढ़ा रहा है, पर निजी कोचिंग में सही पढ़ा भी क्यों रहा है? क्योंकि वो बच्चों को डराता है कि कहीं ना कहीं नंबर नहीं मिलेंगे या नंबर नहीं दूंगा, इस तरह का। तो निजी कोचिंग वाली बात नहीं होगी। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा, वह अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जोड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे 29। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बची होती है। डैश किससे बची होती है? लैंगिक पूर्वाग्रह है, लैंगिक भेदता, जो भी बात है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लड़की और लड़के में भेद नहीं करेगी, क्योंकि पाठ्य पुस्तक सभी के लिए समान होती है। और आजकल जो ट्रांसजेंडर या थर्ड पर्सन का रोल है वो भी उससे भी भिन्नता नहीं करेगी। तो जो अच्छी पाठ्य पुस्तक होती हैं वो इन सब चीज़ों से बचती है, क्योंकि अगर लैंगिक भेदता हो गई तो समाज में एक नेगेटिवता की तरफ या नकारात्मक रूप में उस चीज़ को लेके जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्वता के प्रदर्शित करता है। किसकी बात हो रही है? संवेद
प्रेरक चरण की बात हो रही है। इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या किसकी बात हो रही है? संवेद प्रेरक चरण की। तो आज हमने सीडीपी के क्वेश्चन देखे 30 और ये पेपर था 2012 जनवरी का पेपर 2। इसी तरह हम पेपर करते चल जाएंगे और ये पेपर आने वाले जो CTET है आप में उसमें आपकी मदद करेगा और कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।